खड़गे साहब, किया है तो सुनना पड़ेगा। आपको जो करना है वो करो, और हारते हैं तो ईवीएम का दोस्त निकालो। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती। भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। आप बता चुके। अब मान्यवर No, sit down. Jairam ji, he not yielding. He not yielding. We heard leader of the opposition. मान्यवर, Unless there एक is second. yielding, let us hear. मान्यवर मेरा लंबा अनुभव है। आजकल करते हुए मुझे 30 साल हो गए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर। वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो बताए वो संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था, और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर्टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया।
और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय एक ही दिन दो परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? और मान्यवर, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया, और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती। भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। और मान्यवर, ऐसे ऐसे सुधार किए। मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी अभी सुबह दूसरे सदन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हो रहा था। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दल लोकसभा को, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं। मैं सुन रहा था, है नहीं है तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। परंतु भाई आपने क्या किया? 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे। सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में, जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुची थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। वाह, 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि, खड़गे साहब किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर, ভারতের গণতন্ত্র গভীরভাবে পীড়িত বলে জোর দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার বলেছেন যে সংবিধানের মাধ্যমে দেশের জনগণ তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, যারা বলেছিল যে ভারত হবে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে না। সংবিধান গৃহীত হওয়ার 75 বছরে রাজ্যসভায় আলোচনা শেষ করে তিনি দেশের একীকরণের জন্য সর্দার প্যাটেলের প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করেন। রাজ্যসভায় 2 দিনের ম্যারাথন বিতর্ক প্রায় 31 ঘন্টা চলে। সংসদের উভয় কক্ষে যে বিতর্ক হয়েছে তা দেশের তরুণদের জন্য কার্যকর হবে। এটি দেশের জনগণকে বুঝতে সাহায্য করবে কোন দল সংবিধানকে সম্মান করছে এবং কোন দলটি করেনি।
আমরা যখন দেখি সংবিধানের 75 বছর ফিরে, আমি সর্দার প্যাটেলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তার অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমরা এক জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। গত 75 বছরে অনেক জাতি স্বাধীন হয়েছে এবং নতুন সূচনা করেছে, কিন্তু সেখানে গণতন্ত্র সফল হয়নি। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র গভীরে প্রথিত। আমরা এক ফোঁটা রক্ত না ঝরিয়ে অসংখ্য পরিবর্তন করেছি। এদেশের মানুষ একাধিক স্বৈরশাসকের ঔদ্ধত্যকে ছিন্নভিন্ন করেছে এবং তাও গণতান্ত্রিকভাবে। অমিত শাহ বলেন, ভারত এখন বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমাদের দেশের জনগণ এবং আমাদের সংবিধান তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, যারা বলেছিল আমরা কখনোই অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারবো না। আজ আমরা ৫ম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমরা ব্রিটেনকে পিছনে ফেলে এসেছি, তিনি বলেছিলেন। তিনি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট বারবার এই বিষয়ে আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, বিরোধী দল নির্বাচনে হেরে গেলে তারা ইভিএম নিয়ে অভিযোগ করতে শুরু করে।